श्रीलंका में रान मासू उयाना नाम का एक बहुत ही एंशियंट ऐसा गार्डन है जो 3री शताब्दी में बना था। इसे रॉयल गार्डन भी कहते हैं क्योंकि ये अनुराधापुरम जो किंगडम था श्रीलंका का बहुत ही प्राचीन ऐसा उनके समय में बना था। और ये जो अनुराधापुरम किंगडम था ये कोई छोटा मोटा किंगडम नहीं था, ये ऐसा एम्पायर था जिसने लगभग 14 सदियों तक मतलब 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 11वीं सदी तक श्रीलंका में राज किया था। वहां की राजधानी था। यहाँ का ये जो गार्डन था रान मासू उयाना, यहाँ पर एडवांस्ड एंशियन हाइड्रोलिक सिस्टम भी देखने को मिलता है जिसके अंडरग्राउंड चैनल से पूरे गार्डन में पानी पहुंचता था, फव्वारे चलते थे। यहाँ पत्थरों को काटकर बनाए गए बाथिंग पॉन्ड्स भी थे, पानी के प्रेशर पर चलने वाली एंशियन पंपिंग सिस्टम भी थी और ये सब लगभग 3000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस खास चीज की बात करने वाला हूँ वो ये गार्डन नहीं है, बल्कि इसी गार्डन के पास मौजूद एक एंशियंट डायग्राम है जो इस गार्डन से बस थोड़ी ही दूर एक पत्थर पर उकेरी गई है जो एकदम अलग है। मतलब ऐसी डायग्राम भारत में या फिर पूरे श्रीलंका में भी कहीं पर देखने को नहीं मिलती। इस डायग्राम में ऐसे सिंबल्स है, ऐसी ज्योमेट्री है, ऐसे पैटर्न्स है जो पूरे श्रीलंका के हिस्ट्री, धर्म और संस्कृति किसी भी चीज से मेल नहीं खाते। इस डायग्राम को कहते हैं सक्वाला चक्राया। इसे श्रीलंका का स्टार गेट भी कहा जाता है। तो कई लोग इसे दुनिया का सबसे पुराना स्टार मैप कहते हैं और कुछ लोग तो मानते हैं कि ये एक ऐसा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जो किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जिनके नॉलेज की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी एंशियंट पजल है जो 100 से ज्यादा सालों तक स्टडी करने के बाद भी आज तक किसी के भी समझ में नहीं आई है। अब ये डायग्राम एग्जैक्टली है क्या, ये सवाल तो है ही, लेकिन इसके साथ ये भी एक मिस्ट्री है कि श्रीलंका के किसी भी एंशियंट लिटरेचर में इस कार्विंग के बारे में एक भी लाइन क्यों नहीं लिखी है। ये जो डायग्राम है ये करीब 6 फीट की है। इसके बिल्कुल बीच में आपको 7 सर्कल दिखाई देंगे, एक के अंदर एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इस डायग्राम में छोटे छोटे सिंबल्स है, स्क्वायर्स है, ट्रायंगल्स है, टाइनी सर्कल्स है। कुछ ड्राइंग्स तो सेलेस्टियल बॉडीज जैसी दिखाई देती है। इसमें जानवर भी निकाले गए हैं जैसे मछली है, कछुआ है, सी हॉर्स है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस कार्विंग के ठीक सामने बने हुए 4 पत्थर के प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल रेक्टेंगल साइज के। श्रीलंकन आर्कियोलॉजिस्ट्स जो है उनका कहना है कि ये मेडिटेशन के सीट्स है। तो कुछ लोग ये भी थ्योरी प्रपोज करते हैं कि कोई खास 4 लोग मिलकर शायद इस डायग्राम को डिकोड करते होंगे यहाँ पर बैठकर। इस डायग्राम पर उन 4 सीट्स पर जितने भी एक्सपर्ट्स ने स्टडी की है, भले ही सबकी थ्योरीज अलग अलग है, लेकिन सभी लोग एक ही बात से सहमत है कि ये कार्विंग जो है ये ऐसे ही रैंडमली इस गार्डन के पास नहीं बनाई गई है, ये पर्पसफुली बनाई गई है मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ। और इसके सिंबल्स में तो कोई गहरा मीनिंग जरूर छिपा है। अब ये डायग्राम है क्या, इसके ऊपर मेनली 2 थ्योरीज है, एक ऑफिशियल है, दूसरी अनऑफिशियल है। अब देखिए, पुराने दौर में श्रीलंका जो अखंड भारत का हिस्सा था, यहाँ के लोगों को भी एस्ट्रोनॉमी पर पकड़ कमाल की थी। ये लोग आसमान को पढ़ते थे, स्टार्स के मूवमेंट्स को समझते थे और कॉस्मिक साइकिल को भी ट्रैक करते थे। श्रीलंकन भाषा सिन्हाला में सक्वाला का मतलब ही होता है यूनिवर्स यानी कॉस्मिक साइकिल। इसीलिए श्रीलंकन आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये एक सक्वाला मंडला यानी एक तरह का बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी का नक्शा है। अब बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी कहती है कि ब्रह्मांड कई तरह के अलग अलग लेयर्स में बना है, अलग अलग डायमेंशंस में बना है। स्वर्ग, नर्क यानी ऊपर की दुनिया, नीचे की दुनिया, इसमें पहाड़ है, समंदर है, अलग अलग लेयर्स है। उसी दुनिया को सिंबलिकली समझाने के लिए बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में मंडला बनाया जाता है और उसमें ये सब अलग अलग डायमेंशंस दिखाए जाते हैं। और श्रीलंका के जो मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स है उनका मानना है कि ये ड्राइंग कुछ और नहीं बल्कि उसी की ड्राइंग है जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में ड्राइंग निकाली जाती है, मंडला वही है। इसके बीच में बने 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स माउंट मेरू का सिंबल है, वही कॉस्मिक माउंटेन जिसे बुद्धिस्ट यूनिवर्स का एग्जैक्ट सेंटर माना जाता है। और इसी डायग्राम के पास आज भी वो पेड़ खड़ा है, वो पवित्र पेड़ खड़ा है जो उसी पेड़ की एक ब्रांच है जिसके नीचे भगवान गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी। और ये दुनिया का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड पेड़ माना जाता है। इस कार्विंग को सबसे पहले डॉक्यूमेंट करने वाले पर्सन थे HCP बेल, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट।
आर्कियोलॉजिस्ट जो 1890 से 1912 तक सीलोन के पहले कमिश्नर ऑफ आर्कियोलॉजी थे। उनका मानना था कि ये ड्राइंग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इस डायग्राम का ये जो इंटरप्रिटेशन है, कई सालों तक इस डायग्राम का यही एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि ये सिर्फ एक मंडला है जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस थ्योरी के कई सारे इश्यूज है। पहला ये कि इस सक्वला चक्रया में जो सिंबल्स बने हैं वो किसी भी नॉन बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी डायग्राम से परफेक्टली मैच नहीं करते। दूसरा ये कि श्रीलंका के किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ऐसे किसी भी डायग्राम का मेंशन नहीं है। और तीसरा ये कि महावंशा और कलावंशा ये जो श्रीलंका के सबसे पुराने और डिटेल्ड रिकॉर्ड्स है, उनमें श्रीलंका के इतिहास का ऑलमोस्ट सब कुछ मेंशन है। बुद्धिज्म के आगमन से लेकर हर बड़े स्तूपा के कंस्ट्रक्शन के बारे में उसमें मेंशन है, किस राजा ने क्या किया था, कौन सा युद्ध लड़ा था, यहाँ तक कि उस सैक्रेड ट्री के बारे में भी मेंशन है जिस पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी, जो पेड़ इसी डायग्राम के पास है। लेकिन इनमें सक्वला चक्रया का छोटा सा भी जिक्र नहीं है। इसके दो ही मतलब निकलते हैं कि या तो इस डायग्राम का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं था, या फिर ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसे सीक्रेट रखा गया ताकि ज्यादा लोग इसके बारे में ना जाने और इसका शायद गलत फायदा ना उठाए। जब इंटरनेट का टाइम शुरू हुआ तो इस डायग्राम की फिर से चर्चा शुरू हुई। दुनिया भर के अल्टरनेटिव रिसर्चर्स और एंशिएंट सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस डायग्राम को लेकर एक बिल्कुल ही अलग ही थ्योरी को सामने लेकर आए। उनका दावा था कि ये कोई रिलीजियस डायग्राम नहीं है, ये एक पोर्टल मैप है, एक स्टारगेट, एक ऐसा टेक्निकल ब्लूप्रिंट जिसकी मदद से यहाँ रहने वाले एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग दूसरे एडवांस्ड सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश किया करते थे। इस थ्योरी के पीछे एक तगड़ा रीजन ये भी था कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इस डायग्राम के पास एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। इस डायग्राम के पास जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर ले गए थे तो उस डिटेक्टर की रीडिंग इस पत्थर के पास आते ही अचानक फ्लक्चुएट होने लगती है। और इंटरनेट के जमाने में दुनिया भर से ऐसी कई चीजें सामने आई है जो इसी स्टारगेट की तरह है, जैसे पेरू का मार्क हाउसी स्टारगेट जहां एंडीज माउंटेन पर अजीब अजीब स्टोन फॉर्मेशन बने हुए हैं जिन्हें कुछ लोग एंशिएंट स्टार मार्कर्स मानते हैं। अमेरिका में न्यू मैक्सिको का चैको कैनियन जहां पर प्यूब्लोन सिविलाइजेशन के लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जो सूरज, चांद और स्टार्स की लंबी साइकिल के साथ परफेक्टली अलाइन होता था। अब जो दूसरी थ्योरी है अनऑफिशियल थ्योरी, तो मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट इन बातों को, इस थ्योरी को सीधे स्यूडो साइंस कहकर खारिज करते हैं। लेकिन फिर 90 के दशक में हिस्टोरियन मिहिंदू कुलास सुसांता फर्नांडो, इन्होंने एक ऐसी खोज की थी जिसकी वजह से इस डायग्राम की मिस्ट्री और भी बढ़ गई। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि अनुराधापुरा के जो 3 बड़े स्तूपा है, रुवान वेलिसाया, जतावन रामाया और अभयागिरी, ये बिल्कुल ही सटीक तरीके से ओरायन कॉन्स्टेलेशन के स्टार पैटर्न के साथ अलाइंड है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये जानबूझकर किया गया अलाइनमेंट था। और जब रान मासू उयाना जो गार्डन था उसको डिटेल में स्टडी किया गया तो उसके बारे में भी एक शॉकिंग चीज पता चली कि वहां पर कुछ ऐसे स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे जो सूरज की पोजीशन मेजर करने के लिए, सोलर ईयर को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किए गए थे। मतलब ये रॉयल गार्डन सिर्फ एक गार्डन नहीं था, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी थी। और अब श्रीलंका की बात हो रही है और रावण का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर रावण का जिक्र करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि श्रीलंकन हिस्ट्री के हिसाब से देखिए तो रावण सिर्फ कोई राक्षस राजा नहीं था, उनके हिसाब से वो एक पावरफुल किंग था। श्रीलंका में उसे लोग एक ऐसा राजा मानते हैं जो सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही आगे था। एक ऐसा राजा जिसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की समझ थी क्योंकि उसके पास पुष्पक विमान जैसे उड़ने वाले विमान थे। इसका मतलब अखंड भारत के इस हिस्से में श्रीलंका में टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी थी। ऐसे में हो सकता है कि ये डायग्राम ऑफिशियल डेट से बहुत ज्यादा पुरानी हो सकती है और संभव है कि ये अनुराधापुरा किंगडम से भी बहुत ही पहले की हो और उनके लिए कोई रिलीजियस डायग्राम नहीं थी बल्कि डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने का कोई शायद पोर्टल था। लेकिन आज भी इस डायग्राम के बारे में मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजिकल डायग्राम है और इसे मेडिटेशन या फिर टीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा और इसे शायद किसी भिक्षु या फिर किसी और आर्टिस्ट ने कार्व किया होगा ताकि यहाँ पर आने वाले लोग बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से पूरे ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर समझ सके। लेकिन फिर अगर ऐसा होता तो ये बाकी के मंडला से अलग क्यों है? इसमें जो सिंबल्स बने हैं वो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन के कंपैरिजन में बहुत अलग क्यों है? 4 पत्थर की सीटें जो यहाँ पर बनी हुई है वो सीधे डायग्राम की तरफ क्यों बनी है और वो क्यों बनाई गई थी? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने इस डायग्राम को डिकोड कर लिया
है। आपके इस मिस्टीरियस डायग्राम को लेकर क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें ताकि ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।